हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का हमारा टॉपिक है द नाजी वर्ल्ड व्यू। तो हम इसमें यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि नाजी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी थी, मतलब किस तरीके का इसका थॉट प्रोसेस था, किस तरीके का बिलीफ सिस्टम था, किस तरीके के प्रैक्टिसेस को ये फॉलो किया करते थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो नाजी क्या थी? ये एक पार्टी थी। इस पार्टी के लीडर कौन थे? हिटलर थे। सो बेसिकली जो हिटलर कहता था वही नाजी पार्टी फॉलो किया करती थी। ठीक है। सो ये नाजी पार्टी हिटलर के नक्शे कदम पर चलती थी। हिटलर जो कहता था नाजी पार्टी उसी चीज को एग्जीक्यूट करती थी। तो एक चीज ध्यान रखना, जो नाजी पार्टी का लीडर हिटलर था, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वही सेम आइडियोलॉजी नाजी पार्टी की थी। Now the crimes that has been committed by Nazi party were linked to a system of belief and a set of practices। तो नाजी पार्टी ने बहुत सारे क्राइम किए थे। अब ये क्राइम किस चीज पर आधारित थे? देखो, इनका एक अलग तरीके का बिलीफ सिस्टम था, अलग तरीके के प्रैक्टिसेस थे। कैसे थे? हिटलर ये मानता था कि जो जूज पीपल हैं ये एक ऐसी रेस है जो इंफीरियर है, ठीक है, एंड ये हमारी सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये क्या था? ये हिटलर का एक बिलीफ था, एक विश्वास था। तो हिटलर ने कहा कि जूज जो हैं वो एक इंफीरियर रेस से बिलोंग करते हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या करें, इनको मार दिया जाए क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये किलिंग करना क्या है? ये इनकी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे कि क्रिपल्ड लोगों का एग्जाम्पल ले लो, तो हिटलर ने क्या कहा कि जो क्रिपल्ड लोग हैं ये हमारी सोसाइटी में सूटेबल नहीं है। क्यों? ये हमारे लिए बोझ हैं, ये कुछ काम तो कर नहीं सकते। तो ये उनका क्या था? ये बिलीफ सिस्टम था। एंड क्रिपल्ड लोगों को जो मरवाया हिटलर ने वो उनका प्रैक्टिस था। सो बेसिकली नाजी पार्टी ने जितने भी क्राइम कमिट किए ना, वो सारे क्राइम इनके बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस पर बेस्ड थे। राइट। नाजी आइडियोलॉजी वो सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। जैसा कि मैंने कहा कि हिटलर जिस तरीके से दुनिया को देखता था वही सेम आइडियोलॉजी नाजी पार्टी की थी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। दैट मीन्स कि हिटलर की नज़रों में क्या था? सभी लोग इक्वल नहीं थे बल्कि रेशियल हायरार्की थी। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो टॉप रेस से बिलोंग करते थे अकॉर्डिंग टू हिटलर, एंड कुछ लोग ऐसे थे जो इंफीरियर रेस से बिलोंग करते थे। तो जैसे कि इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर वैसे बताया हुआ है बट एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हिटलर का कहना था कि अगर हम रेशियल हायरार्की की बात करें तो एक होती है सुपीरियर रेस एंड एक होती है इंफीरियर रेस, एंड एक रेस ऐसी होगी जो ना तो सुपीरियर से बिलोंग करती होगी ना इंफीरियर से, जो कैसी होगी? जो मिक्स्ड होगी। ठीक है। सो अब देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सुपीरियर रेस। उससे नीचे हमने क्या देखा? मिक्स्ड या कलर्ड पीपल। राइट। एंड इंफीरियर में आई लिख देते हैं। तो सुपीरियर में इन्होंने नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को रखा जिनके बाल सुनहरे थे एंड जिनकी आंखें ब्लू थी। इंफीरियर रेस में इन्होंने जूज को रखा। तो जूज को ये कहा गया भाई ये इंफीरियर रेस से बिलोंग करते और ये हमारी सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है, इनको मार दो। अब देखो वो लोग जो ना तो सुपीरियर रेस से बिलोंग करते थे ना इंफीरियर रेस से बिलोंग करते थे, तो वो हो गए कलर्ड पीपल। तो उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर उनको इस कैटेगरी में डाला था। ठीक है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ये नाजी आइडियोलॉजी है ना, ये दो बेसिस पर काम करती है। एक तो है रेशियल हायरार्की जो अभी हम पढ़ेंगे, रेशियल हायरार्की। दूसरा है एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो रेशियल हायरार्की में क्या हुआ था कि जो इंफीरियर रेस से बिलोंग करने वाले लोग थे, ऐसा हिटलर का मानना था, तो उनको क्या कर दिया था? उनको मार दिया था। तो यहाँ पर लोगों को मारा गया। दूसरा इनका बिलीफ सिस्टम था एक्सपेंशन का। तो इनका ये कहना था हिटलर का कि भाई जर्मनी जो है ना उसकी टेरिटरी बहुत बड़ी होनी चाहिए और हर जगह हिटलर के गुणगान होने चाहिए। तो हिटलर का ऐसा मानना था कि क्यों ना जर्मनी की टेरिटरी को जितना हो सके उतना एक्सपेंड किया जाए ताकि हमारे पास अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज हों। सो अब पहले तो वो क्या करता है? ग्रीनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लेता है फ्रांस से, फिर वो इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया को गोबल्ड अप कर लेता है, ऑस्ट्रिया पर जो है कैप्चर कर लेता है ऑस्ट्रिया को। इसके अलावा मतलब ऑस्ट्रिया को कैप्चर करके जर्मनी में मिला लेता है। इसके अलावा जैसे ही हिटलर पोलैंड पर अटैक करता है वहीं से एक रिएक्शन आता है और शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2।
राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो हम बिलीफ सिस्टम, आइडियोलॉजी या सेट ऑफ प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नाजी जो है, नाजी पार्टी, ये रेशियल हायरार्की में बिलीफ रखती थी एंड जर्मनी के एक्सपेंशन में बिलीफ रखती थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेशियल हायरार्की पढ़ेंगे एंड यहाँ पर आगे वाले पैराग्राफ में हम एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। अब हिटलर का कहना यह था कि जिनके बालों का रंग ब्लोंड हो, मतलब सुनहरा हो, जिनकी आंखें ब्लू हैं, एंड जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, मतलब वो आर्यंस जिनके फीचर्स नॉर्थ यूरोपियन स्टाइल से मिलते जुलते हैं, ये जो होंगे ये टॉप पर होंगे, मतलब ये सुपीरियर रेस में आएंगे। इसके अलावा जो जूज पीपल हैं ये लोएस्ट रेस में आएंगे, मतलब इंफीरियर रेस में आएंगे। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस एंड द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस। अब हिटलर का ये कहना था कि जो ये जूज हैं ये आर्यंस के कट्टर दुश्मन हैं, इनके ये एंटी रेस हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कलर्ड में कौन लोग थे, कलर्ड में वो लोग थे जो ना तो जूज से बिलोंग करते थे ना नॉर्डिक जर्मन आर्यन से बिलोंग करते थे, तो वो लोग इन्होंने किस में डाले, बीच वाले रेस में डाले थे। जितने भी कलर्ड पीपल थे उनके एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से उनको बीच वाले प्लेस में जो है रखा गया था हायरार्की सिस्टम में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हिटलर का जो ये रेशियल हायरार्की सिस्टम था, बिलीफ था, ये किस पर आधारित था? क्या ये हिटलर का खुद का आइडिया था? नहीं, ये हिटलर का खुद का आइडिया नहीं था, बल्कि हिटलर ने क्या करा था, दो एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। एक्चुअली में इन दोनों ने रिस्पेक्टिवली थियोरी दी थी। चार्ल्स डार्विन की थियोरी अलग है, हर्बर्ट स्पेंसर की थियोरी अलग है। इन थियोरीज के बेसिस पर ना हिटलर ने एक आइडिया लिया और उस आइडिया को रेसिज्म के साथ जोड़ दिया एंड हिटलर ने फिर रेशियल हायरार्की को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बार भी अपनी थियोरी में रेशियल हायरार्की के बारे में बात नहीं की, लेकिन हिटलर ने इनकी जो थियोरी थी उसको मोल्ड कर दिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। तो हिटलर ने जो ये रेसिज्म को बोरो किया था वो दो थिंकर से किया था, एक तो चार्ल्स डार्विन और एक हर्बर्ट स्पेंसर। इनकी थियोरी आपने साइंस में पक्का पढ़ी होगी एंड जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उन्होंने भी ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब आगे डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर दोनों की थियोरी के बारे में बताया गया है, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर मैं ना आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, आपको उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, डार्विन जो है ये एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, राइट, एंड इन्होंने अपनी थियोरी में प्लांट एंड एनिमल्स के क्रिएशन को एक्सप्लेन किया है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, इवोल्यूशन, ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो इस चीज को समझो आप। देखो, इवोल्यूशन का मतलब क्या है, बार बार चेंजेस होना। तो डार्विन ने ये कहा कि हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट चेंज होता रहता है एंड इवोल्यूशन होता रहता है। तो जो भी प्लांट एंड एनिमल्स इस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे, अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, या ये कह लो कि इस एनवायरनमेंट को जो अडॉप्ट कर लेगा वही जो है नेचर के द्वारा सेलेक्टेड होगा, ठीक है, नेचर के द्वारा सेलेक्टेड होगा एंड नेचर जिन्हें सेलेक्ट करेगी वो ही जीवित रह सकते हैं, वो ही फिट रह सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, इन्होंने कौन सी थियोरी दी थी, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन की। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज होना, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है जो नेचर के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं, राइट। इवोल्यूशन का मतलब है कि एनवायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है, तो जो प्लांट एंड एनिमल्स इस चेंज एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं या इस इवोल्यूशन को जो अडॉप्ट कर लेता है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, उसी प्लांट एंड एनिमल्स को नेचर सेलेक्ट करता है और फिट मानता है, एंड जो फिट हैं वही सरवाइव कर सकते हैं, अनफिट जो है वो अपने आप मर जाएंगे। तो आपको पता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो आज के टाइम पर बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर। क्यों? क्योंकि वो बदलते एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाए, राइट। आज के टाइम पर बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो मतलब एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पर हैं। क्यों है? क्योंकि वो भी अपने आप को इस इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, राइट। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें एक आइडिया और फिट कर दिया। इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब
जो हमारे नेचर में इस बदलते एनवायरनमेंट में फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा। अब मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर हम जिराफ की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक बार इरेज करती हूँ। अब देखो, जैसे कि ये है एक पेड़, ठीक है, एंड यहाँ पर है जिराफ। आप लोगों को पता है जिराफ जो है वो ट्री लीव्स खाता है, एंड जो पेड़ की ऊंचाई होती है वो काफ़ी अबव होती है, मतलब बहुत ऊंची होती है, राइट। सो कुछ पेड़ की हाइट नीची होती है, कुछ की ऊंची होती है। जैसे कि सपोज करो एक पेड़ ऐसा है जिसकी हाइट कम है, तो अब जिराफ क्या करेगा, इस पेड़ की ऊंचाई तक आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन एक पेड़ ऐसा है कि जिसकी हाइट बहुत लंबी है, अब जिराफ क्या करेगा, जिराफ अपनी नेक को स्ट्रेच करेगा एंड तब जाकर वो लीव्स को खाएगा। तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर का कहना यह है कि जिराफ की नेक पहले उतनी लंबी नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है, और आज के टाइम पर इनकी नेक, इनकी गर्दन इतनी लंबी इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाला, अपने आप को फिट करा, एंड तब जाकर ये सर्वाइव कर पाए। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये था कि जब तक जिराफ को छोटी हाइट वाले ट्रीज की पत्तियां मिलती गई तब तक ये खाते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि बड़े बड़े पेड़ उगने लगे एंड छोटे पेड़ जो हैं वो खत्म हो गए। तो जिराफ ने क्या करा, जिराफ ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपनी नेक को और ज़्यादा स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करते करते उनकी जो नेक है वो लंबी होती गई, और जैसे जैसे उनकी गर्दन लंबी होती गई तो वो पेड़ की पत्तियां खाने लग गए जो ऊंचे पेड़ थे। सो यहाँ पर ऑल एंड ऑल नटशेल में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑल एंड ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में इवोल्यूशन होते रहते हैं, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेता है एंड इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग फिट होते हैं। तो जो फिट होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। जिस तरीके से अगर हम जिराफ की बात करें, पहले इनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, तो अगर ये मेहनत नहीं करते तो आज के टाइम पर ये एक्सटिंक्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि ये तो पेड़ की पत्तियां खाते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को पेड़ की ऊंचाई के अकॉर्डिंग ढाला, पेड़ की ऊंचाई के अकॉर्डिंग अपनी नेक को, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने की कोशिश की। तो जितना ये स्ट्रेच करते गए उनकी गर्दन उतनी ही लंबी होती गई। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को चेंज किया, फिर नेचर ने इनको सेलेक्ट किया। जो सेलेक्टेड होते हैं नेचर के द्वारा वही फिट होते हैं, एंड जो फिट है वही सर्वाइव कर पाते हैं। सो आपको पता है कि आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हैं, लुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो आज के टाइम पर एंडेंजर्ड वर्ज पर हैं, मतलब लुप्त होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में, इस इवोल्यूशन में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली जिसने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला एंड नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया, वो ही इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे, वरना वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। जिस तरीके से डायनासोरस आज के टाइम पर सर्वाइव नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेचर में वो फिट नहीं हुए, एंड इसके अलावा उन्होंने अपने आप को इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया। बट जिराफ ऑन द अदर हैंड वो सर्वाइव कर पाए, रीजन बीइंग उन्होंने मेहनत की, खुद को चेंज करने की कोशिश की, राइट। सो ये जो दोनों थियोरी पढ़ी, इनमें क्या आइडिया बेसिकली निकल के आता है कि वो ही स्पीसीज हमारी धरती पर सर्वाइव करेंगी जो अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से चेंज करती रहेंगी। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहा है, तो अपने आप को जो भी इस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा वही इस धरती पर जिंदा रह सकता है, वरना नहीं रह सकता। सो एक चीज़ और ध्यान रखना कि डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं की थी, बल्कि इन्होंने प्योरली नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पर बात की थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ह्यूमंस की बात नहीं की थी। लेकिन ह्यूमन पर कौन लेकर आया, ह्यूमन पर अप्लाई किया इसको हिटलर ने। सो हिटलर ने इन थियोरी को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बिल्कुल चेंज कर दिया, और अब उन्होंने इन थियोरी को ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई किया। सो हाउएवर हिज आइडिया were used by racist thinker, politicians to justify imperial rule over conquered people. So अब जो ये आइडिया था जो हमने इसमें समझा, थियोरी में समझा, तो इसको यूज़ किया जाने लगा अलग अलग तरीके से। जैसे कि रेसिस्ट थिंकर भी इस आइडिया को यूज़ करते थे, इन थियोरी को यूज़ करते थे। पॉलिटिशियंस भी अपने आप को जो है जस्टिफाई करने के लिए, इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए इन दोनों थियोरीज का सहारा लेने लगे। The Nazi argument was simple.
द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन वुड पैरिश। तो नाजी ने क्या करा, इन दोनों थियोरी को चेंज कर दिया अपने कन्वीनियंस के आधार पर, और हिटलर ने कहा कि जिस तरीके से इन थियोरीज में कहा गया है कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेंगे, जो वीक वन है वो खत्म हो जाएंगे। सो अब हिटलर क्या कहता है, हिटलर कहता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी, जो सुपीरियर रेस होगी वो सर्वाइव करेगी, जो वीक वंस होंगे वो पैरिश हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। हिटलर ने कहा कि जो आर्यन रेस है ना, ये सबसे फाइनेस्ट है, सुपीरियर भी है, फाइनेस्ट भी है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, एंड फिटेस्ट भी है। तो यही एक ऐसी रेस है जिसको सर्वाइव होना चाहिए, इसकी प्योरिटी रिटेन होनी चाहिए, एंड यही जो है आर्यन रेस जो है यही स्ट्रोंगर है। इसके अलावा इसको और स्ट्रोंगर बनाना है ताकि ये रेस पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करे, पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर में रखे, हर जगह आर्यन रेस का ही गुणगान हो। सो बेसिकली यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर आपको समझना है कि जो आर्यन रेस है उसको सपोर्ट किसने किया, हिटलर ने किया। हिटलर ने कहा कि ये जो है ये सोसाइटी में सबसे फिट है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही सोसाइटी के लिए बेस्ट फिटेस्ट है, इसके अलावा वही सर्वाइव कर पाएगी। एंड जो वीक वंस हैं जैसे कि जूज हो गए एंड क्रिपल्ड लोग हो गए, तो वीक वंस को मार दिया जाए, ठीक है, मारो उनको जो हमारी सोसाइटी में फिटेस्ट नहीं है, राइट। सो अब इन्होंने कहा कि जो जूज हैं इनको मारना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आर्यन रेस को हमने प्रॉपर क्या रखना है, प्योर रखना है, इसकी प्योरिटी को हमें रिटेन रखना है, राइट। सो ये कुछ इस तरीके के रीज़न थे कि क्यों जूज को मारा गया था। अब हम नेक्स्ट जो एस्पेक्ट पढ़ेंगे वो है एक्सपेंशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पर हम दो आइडियोलॉजी पढ़ेंगे बेसिकली, एक तो रेशियल हायरार्की, दूसरा है एक्सपेंशन, राइट। सो एक्सपेंशन जो है वो हिटलर की अदर आइडियोलॉजी का एस्पेक्ट है। सो हिटलर का मानना ये था कि जर्मनी की जो टेरिटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये विश्वास रखते थे कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट का नाम है लिबेंसरम। लिबेंसरम को इंग्लिश में कहा जाता है लिविंग स्पेस। तो हिटलर ये कहते थे कि जर्मनी के लोगों के लिए हमें और ज़्यादा लिविंग स्पेस की ज़रूरत है, इसके अलावा जर्मनी की टेरिटरी को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। न्यू टेरिटरीज़ को हम जितना एक्सपैंड करेंगे एंड अपने कैप्चर में लेंगे तो उससे होगा क्या, हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज आएंगे, और जितने रिसोर्सेज आएंगे हमारा देश उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, एंड इसके अलावा जो जर्मन पीपल हैं वो वर्ल्ड पर रूल करेंगे। सो इस तरीके का मानना था हिटलर का। सो हिटलर जो है नई टेरिटरीज को इसीलिए एक्वायर करना चाहता था ताकि लिविंग स्पेस बढ़े एंड जर्मन पीपल को सेटलमेंट मिले। इसके अलावा वो अपनी मदर कंट्री को, मतलब जर्मनी के एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था ताकि नए नए एरियाज़ में जर्मन पीपल जाकर रहें, एंड हर जगह जर्मन लोग रहेंगे, हर जगह नाजी पार्टी होगी, हिटलर का नाम होगा, बेसिकली हिटलर की आइडियोलॉजी होगी जो हर जगह फॉलो की जाएगी। सो इससे होगा क्या कि जितनी टेरिटरी जर्मनी के अंडर में होगी उतना ही रिसोर्सेज जर्मनी के पास होगा, जितना रिसोर्सेज होगा उतना ही पैसा, उतना ही पावर जर्मन नेशन के पास होगा, ठीक है। सो बेसिकली हिटलर जो थे वो जर्मनी को क्या बनाना चाहते थे, एक पावरफुल नेशन बनाना चाहते थे, लेकिन जर्मनी के पास पैसे नहीं थे। सो पावरफुल नेशन कैसे बनता, जब तक किसी देश के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है उसके पास पावर नहीं है। सो यहाँ पर जो ये एक्सपेंशन वाला आइडिया है वो इसी पर आधारित था। ये जो एक्सपेंशन का मतलब था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी, जितनी टेरिटरी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज, एंड जितने रिसोर्सेज उतना पैसा और उतना ही पावर, और जितनी पावर जर्मन नेशन के पास उतना ही हिटलर का नाम बेसिकली, ठीक है। सो हिटलर का ऑल एंड ऑल इंटेंशन यही था कि जर्मनी की जो बाउंड्री है उन्हें बढ़ाया जाए। तो इन्होंने क्या करा, ईस्ट वर्ल्ड में जो पोलैंड था उस पर अटैक किया, और जैसे ये ईस्ट वर्ल्ड एरिया में अटैक करते हैं, पोलैंड पर अटैक करते हैं, इनको रिएक्शन मिलता है। इसके अलावा इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी जब इन्होंने यूएसएसआर पर अटैक किया था, और वहीं से शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2। सो बेसिकली आपने यहाँ पर दो आइडिया पढ़े, और इन दोनों आइडिया में अगर आपको लगता है कि कहीं पर डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ, राइट। वैसे मैंने ऑल एंड ऑल हर एक वर्ड, हर एक चीज़ का मीनिंग बता दिया। मे भी कुछ बच्चों को इन नेचुरल साइंटिस्ट की थियोरी में थोड़ी सी दिक्कत हो सके, तो मैं दोबारा से इन दोनों थियोरिस्ट की या इन दोनों नेचुरल साइंटिस्ट की थियोरी का मीनिंग बताती हूँ। देखो, दोनों का कहने का मतलब एक ही था। इन्होंने कहा कि हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, क्लाइमेटिक कंडीशन में धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, राइट। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहता है। तो इस चेंज के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेता है ना, वही सर्वाइव कर पाता है, एंड जो इस नेचर, इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाता,
वो अनफिट होता है नेचर में, एंड जो अनफिट होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली ये एक मीनिंग है इस थियोरी का। अब आगे यहाँ पर 2 सोर्स बताए गए, इनको अगर आप चाहते हो तो पढ़ लेना, तो वैसे इतनी क्या इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये आर्यंस की एक ब्रांच है। आर्यंस में भी वो लोग जो नॉर्डिक जर्मन थे उन्हीं को सुपीरियर माना गया, ध्यान रखना। तो ये कहाँ रहते थे? नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, और जिनका जर्मन रिलेटेड ओरिजिन था, ठीक है। सो बेसिकली इनके फीचर्स कैसे होते, मतलब ब्लॉन्ड हेयर, सुनहरे बाल, एंड आंखें जो होती थी वो ब्लू कलर की थी। एंड आर्यंस में भी वो जो नॉर्डिक जर्मन थे, राइट, नॉर्थ यूरोपियन फीचर्स। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।